सडनली किसी ने उस फाइलों से बता रहा हूँ मैं, कहा गया कि आरबीआई से सुझाव लेना है। तो इन्होंने उनको पत्र लिखा, उन्होंने 24 घंटे में रातों रात जवाब दिया कि ये बहुत गलत चीज़ है। बता साहब, ये बताइए कि सरकार को तो पता है ना कि किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया, कब दिया। मैंने कहा ये जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है वो स्टेट बैंक का ऑर्डर देना चाहिए कि वो केवाईसी से उनको पता है किसने बेचा है। उसके हिसाब से होता है कि फॉरेन कंपनी सब्सिडी खोल सकते हैं, उनको अलाउ था चंदा देने का। देखो 2-3 तरीके हैं, एक तो एसबीआई ने दिया है, इन्होंने शुरू में एक डोनर का लिस्ट डाल दी, एक वो डाल दी, अलग अलग डाले, अलग डोनर की डाल दी, किसको मिला। पर ये दूसरे एक और था प्रोसीजर जो लोगों को शुरू में नहीं पता। जब मैं कह रहा हूँ ना, ये सील कवर में 2019 12 अप्रैल से कहा हुआ है। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले को तो जान ही गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया है। बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, तमाम लोग अपीयर हुए। आपको पता है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उसके खिलाफ जो कागज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो जानकारी थी, वो कहां से आई? वो सारी जानकारी आई कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई से। आप लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। कॉमोडोर लोकेश बत्रा हमारे साथ हैं और ये असली हीरो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो जजमेंट, जिसे गैर संवैधानिक करार दिया है, जिसे राजनीतिक चंदा लिया जा रहा था कई सौ करोड़ का गैर कानूनी तरीके से, और फिर उसके बाद लाभ दिए जा रहे थे कंपनीज को। लोकेश बत्रा साहब ने 2017 से लेकर के 2023-24 तक चुनाव आयोग में, एसबीआई में, सरकार में करीबन 100 से ज़्यादा आरटीआईज लगाई, और जो उनकी आरटीआईज के जवाब मिले उससे ही केस बना, जिसे आज इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी करार दिया। और हर बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है एसबीआई को कि आप डेटा क्यों छुपा रहे हैं, कभी ये देते हैं, कभी वो नहीं देते हैं। कॉमोडोर बत्रा साहब लगभग 36 साल नेवी में अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। 1971 के भी लड़ाई में, भारत पाकिस्तान की जंग में वो लड़े, और रिटायर होने के बाद देश में पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ते आ रहे हैं। हमारे साथ बत्रा साहब हैं। बत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका। आपसे बात इतनी होती रहती थी, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। सर तो आज सर आपकी एज लगभग 77 है, कितनी है? क्रॉस कर गई। 77। और आज भी आप रोज आरटीआई लगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता, जो आपने कहा, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों का कागज है, क्योंकि एटीआई एक बहुत बड़ी संस्था है, उनकी बड़ी टीम है, उन्होंने भी किए होंगे। पर अगर जो जजमेंट आया है ना, उसमें से 3-4 कागज़ों का जिक्र है, और ये बहुत अच्छा हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि कौन से कागज़ देने। क्योंकि जो पहला इलेक्शन कमीशन का एक पत्र था 26 मई 2000, उसमें का शेल कंपनी बन जाएगी, ये रेट्रोगेट स्टफ है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। ये चुनाव आयोग ने कहा था। चुनाव आयोग ने 26 मई 2017 में कहा था, और ये पत्र उन्होंने लिखा था लॉ मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को मत लाइए, इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। देखिए, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात ही नहीं थी। बात ये, इन्होंने फाइनेंस एक्ट में 4-5 जो कानून थे बदल दिए। हाँ। वो सिर्फ इसलिए बदले गए कि अब हम देखते हैं कि इसको लाया जाए। ये बाइट से चुनावी चंदे का जो बॉन्ड है वो कुछ नहीं है। आपने बदले आरबीआई, एक सबसे पावरफुल जो हमारा होता था, उसको कह दिया। हम इन लोग, अगर आप पत्रों को देखें तो बेचारे जो इनको जवाब जाते थे अपने गवर्नर साहब को, बड़ी बुरा लगता है कि एक सरकार जो कि उनको मॉनिटर करती थी, उनके लिए ऐसे जवाब जाते थे। मुझे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि उन पत्रों को लेके उन्होंने रिज़ाइन किया। उर्जित पटेल जी थे उस वक्त। उर्जित पटेल जी थे। और ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन के बाद और भी जो नए आ रहे हैं वो थे। एक स्टेज ऐसी आई थी, लॉ मिनिस्ट्री ने भी किया था, इन्होंने कहा था प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी मतलब इट्स लाइक अ करेंसी नोट, फिर किसी का नाम नहीं होगा। हमारा ये कहना था, पहले तो जब ये आया, जैसे बन रहा था, जब ये स्पीच आनी थी, बजट स्पीच पहली या दूसरी फरवरी को, सडनली किसी ने उस फाइलों से बता रहा हूँ मैं, कहा गया कि आरबीआई से सुझाव लेना है। तो इन्होंने उनको पत्र लिखा, उन्होंने 24 घंटे में रातों रात जवाब दिया कि ये बहुत गलत चीज़ है। तो उस फाइल में ये लिखा हुआ है कि आरबीआई को पता ही नहीं। तो मतलब चुनाव आयोग 2017 में कह रहा है कि ये गलत है, पारदर्शी नहीं है। आरबीआई कह रहा है कि पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। शेल कंपनी खोलेंगे, शेल कंपनी, फर्जी कंपनी होगी,
काला गोरा धन होगा, मतलब आरबीआई कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है, ये सब आपकी आरटीआई से सामने आई बात क्या है। उन्होंने भी की होगी, पर मैं अपने को ज़्यादा नहीं करना चाहता कि सब मैं की कह रहा होगी। हूँ सर, मैं तो अच्छा जानता नहीं, हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि ये जो है, मैं इसको एक क्विक बताना चाहूँगा आपको। जब मैंने आरटीआई से जब पता चला ऐसा लेटर है तो पूरी फाइलें ले ली। मैं क्या करता हूँ, आरटीआई प्रश्न पूछने के लिए फाइलें मांग लेता हूँ, क्योंकि कॉमा फुल स्टॉप का कुछ निकल के ही आता है। वो उन कागज़ों को जो मैंने फाइलें ली, एक उसके बाद लॉ मिनिस्टर की लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की आपको ये चिट्ठी लिखी गई थी 2017 में। अब मानोगे नहीं, 2018 तक वैसी ही पड़ी हुई थी। फिर जब उनको दबाव डाला तो उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर में डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स को भेज दी। जब उनको भेज दी तो मैंने वहाँ भी आरटीआई किया, और वो सारे कागज़ इलेक्शन कमीशन के, मतलब उनको ये ना लगे कि पता नहीं है, वो भी लगा दिए थे। बीच में एक हादसा सा हुआ था। वो ये हुआ कि 18 दिसंबर 2018 को, मतलब 17 से 18 आ गई थी, उसमें उन्होंने एक हमारे जो एमओएस मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनसे एक प्रश्न पूछा, एक एमपी ने राज्यसभा में। उन्होंने कहा आप जो उनका जो कंसर्न है इलेक्शन कमीशन का, उस पर क्या कर रहे हैं। उनके जवाब में हमें पता ही नहीं ऐसा कुछ आया, मतलब सर हमें पता ही नहीं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमें पता ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है पार्लियामेंट में कहा कि हमें पता ही नहीं कि इलेक्शन उसके कमीशन बाद कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाओगे तो ये पारदर्शिता नहीं, खत्म जो हो जाएगी, इलेक्शन shell कमीशन company ने बन जो जाएगी। पत्र लिखा उसके बारे में हमें पता नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऐतराज जताया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, हमें पता ही नहीं है। नहीं, तो उसके बाद जैसे ही पता चला मुझे, मैंने सारी फाइलें कर दी, सारे मीडिया के पास भेज दी। अब उन्हीं में से कोई पत्र लेके वो एमपी साहब लास्ट डे था, तृणमूल कांग्रेस के थे, ऐसे नजमुल हक थे शायद, उन्होंने प्रिविलेज मोशन लगा दिया। वो आखिरी दिन था सेशन का। हाँ, फिर मैं जब इधर लॉ मिनिस्ट्री में जा रहा था तो उनकी फाइल में भी ये था प्रिविलेज मोशन। वो कहते हैं अब सेशन खत्म हो गया, नहीं होगा। मैंने राज्यसभा चला गया, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं, मगर अगर आप लक्ष्य पाना है तो आप हर जगह जाना पड़ता है। उन लोग ऐसा नहीं होता, राज्यसभा कहती है। खैर, इनके कागज़ लेके काफ़ी पुश करके 1 साल के बाद इन्होंने लिखा। और अब जब हमने किया था डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स पे, उन्होंने शुरू में तो कहा हमारा काम नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी सब डिवीज़न होती है ना भेज। उस डिवीज़न ने एक ने कहा, साफ कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से सहमत हूँ। पर इन सालों के बीच में छोटी छोटी बातों पे स्टोरी होती रही। फिर जहाँ मुझे तकलीफ आई वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू में थी, क्योंकि ये सारा दिमाग जो चला था वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू में चला था, जहाँ इनकम टैक्स वगैरह होते हैं। उन्होंने कार्यक्रम दे दिया था इनको, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक, वेट आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हर स्टेज में ऑब्जेक्शन था लोगों, हर स्टेज में। तो हर स्टेट, मतलब आपकी बात समाप्त करें तो इलेक्शन कमीशन ने 2017 में कहा कि पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, आरबीआई ने भी कहा कि शेल कंपनीज बन जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। उसके बाद सरकार ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 में। पर उससे पहले गवर्नर साहब ने खुद, उर्जित पटेल जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री थे उन दिनों, लेट अरुण जेटली जी को पत्र लिखा, पर उनके जो सेक्रेटरी थे वो जवाब देते थे। मतलब ये अच्छा नहीं लगता जो वो जवाब देते थे। तो उन्होंने एक 2 पत्र बड़े फेमस हैं जिसके जिक्र करूँगा। एक 14 सितंबर 2017 का, उनके लिखा हुआ वित्त मंत्री का, उसका जवाब दिया है एक वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो आजकल काफ़ी चैनलों में भी आ रहे हैं, और उन्होंने दिया जवाब। उन्होंने फिर एम्फेसाइज किया 27 को कि अब हम, आप कहते हो तो कर लेते, पर ये हमारा काम है ना, क्योंकि ये एक करेंसी नोट है। ये जो हमारा है जो कानून है, आरबीआई का काम है करेंसी को हैंडल करना, परंतु इसको इस तरीके से करना पड़ेगा इसको कि डिजिटल हो सके, पूरा 100% डिजिटल हो, ताकि हम मनी ट्रेल को देख सकेंगे। तो उसके जवाब में जो हमारे सचिव थे उस जो जिनका मैं जिक्र कर, उन्होंने लिखा फिर तो हमारा सारा पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। हमें फिजिकल भी चाहिए ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि डोनर के नाम आ जाएंगे। तो इस चीज़ से पता चलता है कि सारी स्कीम बनाई गई थी डोनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो दान देते हैं उनको प्रोटेक्ट। मतलब रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसा बनाओ कि अगर कल को काला गोरा हो इससे, पहले कहते हम ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हम आपकी बात, मतलब उन पर इतना दबाव था कि हम कर देंगे, पर ऐसे होगा। फिर जब उसके जवाब में आया तो फाइलों में ये लिखा मिला मंच का, भाई हमने कानून बनाया, हम सरकार है, हम जो मर्जी करें। ये तो नहीं कहा जो मर्जी करें, मतलब इस टाइप का मतलब था उसका, और लिखा हुआ उस फाइल में साफ। तो इस सब चीज़ों को देख देख के जब हम पारदर्शिता करते हैं, एक तरह का लगता है कि और आगे, क्योंकि जब फाइल आती है उससे कोमा फुल स्टॉप, तब बीच में इसके
कहीं इलेक्शन कमीशन अपना विचार ना बदल दे, क्योंकि हो रहे थे उन दिनों ऐसे चल रहे थे। तो मैंने जब ये 3 आरटीआई कर ली, एक ओपन लेटर लिखा उन ज़माने के जो चीफ इलेक्शन कमीशन, और सारी फाइलें नीचे लगा दी, जस्ट एज ए ओपन लेटर टू रिकैप। मतलब आप याद रखिए कि आपने 4 लाइनें कही थी, रेट्रोग्रेड स्टेप और ये हो जाएगा। मैंने यहाँ आरटीआई कही, ये सब कागज लगा दिए मैंने, सिर्फ रेवेन्यू के अलावा सबने दे दिया। मेरा ये था कि वो बदल ना जाए जो उन्होंने कहा था, उनके लेटर भी उनकी फाइलें भी चुनाव आयोग को भेज दें कि आपने हमसे ये कहा था, देखिए नहीं कि आपके पत्र में ये लिखा था, तो मैं आपको याद करा रहा हूँ, वो 4 लाइन में संक्षिप्त में लिख दिया। मतलब ये होता है कि ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है कि उनका कहीं कोर्ट में जाके विचार बदल जाए। तो अब तो मैंने उनको दिखा दिया, आपने ये कहा था, ये जो नए आए हुए थे। तो ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं जब आपको लक्ष्य लेना होता है, तो ताकि हमें लीजिए, क्योंकि मैंने सरकार में काम किया है आखिरी कुछ सालों में, पावर कॉरिडोर में काम किया है, साउथ ब्लॉक वगैरह में, तो मैं समझता हूँ इस बात को कि अगर बदल जाते हैं तो उसके साथ सोच भी बदल जाती है। और हमें चाहिए था कि इस पर केस हो जाए, मतलब ये एक चले। और एरिया ने एक केस तो 2017 में किया था, और कॉमन कॉज भी उनके साथ मिला हुआ था। 30 से जो CPIM ने ज्वाइन किया था, तो अब जितने मेरे पास फाइलें आती थी, मैं सबसे पहले इन लोगों को भेजता था। आप ADR जो भी ADR को आ गया, कॉमन कॉज हो गया, CPIM को, तो हम लोग को भी भेज देते थे आप। वो तो RTA के जवाब देता है, बट ये मेन जो फाइल है कि उनके काम आने, उनके वकील लड़ेंगे। मेरा काम है पारदर्शिता, उसके बाद मीडिया को रिलीज करता था, क्योंकि मेरे पास कागज़ पड़े रहे और किसी के पास गए नहीं, तो ऐसे ऐसे सरकार के पास पड़े। मेरे घर में अभी आप उस मेरे जहाँ ऑफिस है, चाहिए कुछ बैठने की जगह नहीं, फाइल नहीं पड़ी है आज की डेट में। तो वो था सवाल कि अब ये इतने हालात हो रहे हैं, पर इसको कैसे किया जाए। और फिर एक बीच में से निकल के आया एक पत्र, एक फाइल में 2019 में, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें जो पार्लियामेंट कमेटी को भी लिखी थी, 2 चीज़ों का, एक तो फॉरेन फंडिंग के बारे में, एक इलेक्टोरल बॉन्ड में इलेक्शन कमीशन ने लिखा हुआ है। क्योंकि वो पार्लियामेंट कमेटी में भी मैंने राज्यसभा में बाद में एक RTI किया था कि उसका क्या निर्णय हो, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते, एक बार पार्लियामेंट कमेटी जैसे तो सीक्रेट टाइप हो जाता है। तो उन्होंने कहा वैसे कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक, 2017 का भेजा हुआ, ये 19 की बात। तो मैंने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं जहाँ से सूचना नहीं ले जाए, और मैं उसको RTI कहता ही नहीं, मेरी नाम होता रिक्वेस्ट। फिर हम किसी के ऊपर वो नहीं करें, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। और आप भागीदारी सरकार से तभी कर पाओगे जब आपके पास सूचना होगी। आप हवा में नहीं बोलोगे वो गलत है, वो करप्ट है, ये जब सूचना आ जाती है, फिर उसको कैसे रिफॉर्म लाया जाए। मेरा हर RTI का मतलब रिफॉर्म से है, क्योंकि बहुत सारे किए, आपको शायद नहीं पता है कि नहीं पता, हिंदी के जो वर्जन था RTI एक्ट का 2005 में आया, उसमें गलती थी बहुत बड़ी कि कौन आता है। जहाँ पे वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आना चाहिए था सब लोग, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा। तब भी मैंने ईमेल किया था मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, तब ईजी था ना। और मैंने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को RTI किया, फिर वो पत्र गुम है, वो मेरी पूरी की पूरी अगर तो वो उससे इन चीज़ों में 6-7 साल लग जाते हैं। बद्रा साहब निठारी में भी किए थे, उसमें मुझे पता है, पानी के लिए भी गया था नोएडा में, वो सबसे पहला था कि पानी में लोगों को पत्रकार कहते हैं, मेरी क्वालिटी नहीं देते। फिर उसके बाद पूरी की पूरी फाइलें आ गई थी। बद्रा साहब जब ये निर्णय आया है कि जिस तरीके से अभी तक कोर्ट को डंडा मारना पड़ रहा है कि आप कभी SBI थोड़ा डेटा देता है, फिर थोड़ा डेटा जी हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, फिर कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि नहीं आप सीरियल नंबर भी दीजिए, आप सारी जानकारी दीजिए और एफिडेविट फाइल करिए। SBI को क्या समस्या है? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा, मैं उल्टा बोलूँगा। हाँ, वो ये है कि मुझे SBI से जितनी जल्दी जवाब मिलते हैं, वो जो पहली एप्लीकेशन थी अगर देखेंगे तो उसका ये प्रॉब्लम था कि एक मतलब पूरी लाइन में अगर CMD आएंगे तो एक जूनियर फंक्शनरी, वैसे तो AGM थे जिनसे साइन कराया गया था। AGM में साइन किए थे, तो लोग मेरे से यही पूछते हैं। मैंने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं आई, आज तक 2 जगह से मेरी सूचना 10 दिन, अगर वो आज सेल ख़त्म हुई अगले दिन आ जाती है, अभी भी देख लो आ गई। पर अगर आप इस तरीके से किसी के ऊपर दबाव डालोगे CMD का, तभी हमने वो पेटिशन में कहा था CMD से पेटिशन मंगाई। आपने देखा उनसे पहली एफिडेविट उनसे मांगी गई थी कि सब सूचनाएं दे दी गई। अब लोग पूछते हैं क्यों, अगर आपने रिकॉर्ड में जाइए, बाद में जाते हैं तो उनको अक्टूबर-नवंबर में 8 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी। एक्सटेंशन होती साल की, CMD 2 साल। हाँ, तो ये फेज़ अब हम इसको सोच में आ गए कि ये फेज़ को ख़त्म करने के लिए था। मतलब वो दबाव जब CMD करते हैं तो करना था तो सीनियर अफसर से कराते। एक AGM से आप साइन करा रहे हैं उसके कंधे पे बंदूक रख के,
जिसमें मेरा तजर्बा है कि वो बड़ी जल्दी टेस्ट है। मतलब आप एफिडेविट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, वो उसे एक एजीएम दे रहा है। वो दे क्या रहा, वो बनवाई गई होगी, उसको दिया गया होगा, साइन कर दो। सरकार में ऐसे ही होता है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाहर के वकीलों ने बनाए ये सब रीज़न, और रीज़न पे हंसने वाली चीज़ें थी। एक दबाव ऐसी जगह डाला गया जहाँ से मुझे सूचना, जैसे आज मैं वैसे बता दें, पहली तारीख के 10 दिन के लिए बिकने थे, तो पहली तारीख जो खरीदता है उसको 15 दिन मिलते हैं, पहली को मिला के 14 दिन का। जो 10 को लास्ट डे में खरीदेगा उसका 24 लग जाता है। अब मानो कि 24 के बाद 26 को मेरे पास आरटीआई के जवाब आ जाते, और 25 को 24 घंटे के अंदर मंत्रालय में वो लेटर जाता था जिसमें पूरा ब्यौरा होता है किस ब्रांच में कितना बिका। और वो वहाँ भी वो 29 ब्रांचेस का जिक्र करता, पर एक्चुअल ब्रांच जो हुई है वो सिर्फ 19 ब्रांचों में बिका आज तक, और 14 ब्रांचों में इनकैश हुआ। और टोटल पार्टी जो एलिजिबल है इसके लिए वो आखिर तक 25 है। 2019 में 10 होंगी, 11 होंगी, तो मेरी वो निकल के आना शुरू हो गया था। मतलब साहब ये बताइए कि सरकार को तो पता है ना कि किस पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया, कब दिया। नहीं, मैं आपको इस तरीके से दूसरे तरीके से बताऊं। जो कानून ये इसका बना गया था उसमें ये था कि किसी को नहीं बताया जाएगा। क्यों? आरबीआई की जगह से एक अपने चुने हुए बैंक को लिया इन्होंने पहले, तो जबकि आरबीआई का काम था। दूसरा ये था कि जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे ईडी हो, सीबीआई, जो भी इनकम टैक्स, वो सूचना कभी भी ले सकते थे। तो जब आप ध्यान दीजिए, कुछ अखबारों ने लिखा मेरे व्यू, जब रिजर्व हुई जजमेंट, तो मैंने तभी कहा था, मैंने कहा ये जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है वो स्टेट बैंक का ऑर्डर देना चाहिए कि वो केवाईसी से उनको पता है किसने बेचा है। और जब ये सीधा साधा पत्र होता है, नाम नहीं होता, जब पॉलिटिकल पार्टी के पास जा सकता है, वो कह सकता है कानूनी मुझे नहीं पता किसने दिया, हमारे लेटर बॉक्स में डाल गया। वो तो कहा ही जेडीयू ने और टीएमसी ने कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि कोई आकर के हमारे लीगली पॉसिबल है ना, क्योंकि उसको बताया नहीं जाता। कोई हमने कोर्ट में ये भी कहा कि कोई नीचे दरवाजे के नीचे से फेंक जाए। और बीच में यह है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने कहा केवाईसी किया, चलिए आपने 1 करोड़ का खरीदा, रास्ते में दूसरा बंदा मिला, मैं आपको 1 करोड़ 20 लाख देता हूँ, आप एक कागज मुझे दे दो, प्रूफ तो नहीं रहेगा, 10 बार बदल सकता है। तो वो क्या, ब्लैक मनी मोर जनरेट हो रही है केवाईसी। तो इसका पर स्टेट बैंक को ये कि जिसने खरीदा, क्योंकि वो जो सीक्रेट नंबर है वो इसलिए लगा हुआ था, जो अल्ट्रा वायलेट रेट से जो सीक्रेट नंबर है, तो वो बैंक जो है उसको वेरीफाई करता है जहाँ पे होता है कि बिका हमारा क्या, फौज तो नहीं है। तो दोनों कनेक्शन है, बाकी रास्ते में किसी को नहीं पता होता। तो वो हमें नकली आ जाए, कुछ आ जाए, मैच करता है, उसको ये पता हो गया कि किसकी पार्टी में गया। कानूनन पार्टी को रजिस्टर करना पड़ता है स्पेशल इस काम के लिए। तो जब मेरी 2022 में थी सिर्फ 23 ही पार्टी थी, उसके बाद आखिरी में 25 थी। तो मैं सोचता 2019 में तो सिर्फ 9-10 ही होंगे, जैसे रहता कि शुरू में 4 ब्रांचेज में हुआ, 15 में हुआ। तो ये एक लाफेजा हासिल पर जो आदमी आप मतलब जो एक ऑफिसर लोग आपको सूचना आराम से दे रहे हैं, आप उनको ही फंसा रहे हो। मैं तो साफ कहूँगा, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है कि मुझे कभी तकलीफ नहीं। यहाँ से भी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी मैंने 19 फरवरी को आरटीआई की थी, क्योंकि जजमेंट आने के बाद मेरी 6-7 आरटीआई जा चुके हैं स्टेट बैंक। जजमेंट आने के बाद 6 आरटीआई 6-7 लग चुकी हैं। और उसमें ये भी एक आरटीआई लगी थी, क्योंकि अब जो है आपका इसका जो पैसा है ना, उनको एग्जाम्पशन दिया हुआ जो खरीदता है करोड़ों में, और जो पॉलिटिकल पार्टी को भी टैक्स एग्जाम्पशन, तो सरकार ने हम देंगे। तो उसको जो कमीशन कैलकुलेट होती है उस पर 18% जीएसटी लगती है, और फिर सरकार ही उस पैसे को देती है, मतलब टैक्स पेयर दे रहा है। चाहे आज वो 15 करोड़ के करीब होगा, तो उसको मैं साल में एक बार इन्फॉर्मेशन लिया करता था। जब ये केस ख़त्म हो गया, मैं फिर एक आरटीआई 19 फरवरी को की, उन्होंने 2 मार्च को दे दिया। क्या रिप्लाई दिया है? वही कितना खर्चा हुआ, कितना है, किस ब्रांच तक हमने नहीं दिया। उससे पहले मंत्री ने भी टोटल सर कितना पैसा चुनावी चंदे के रूप में दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से? 18,000 करोड़ कुछ? नहीं, ये है 16,500 कुछ करोड़ है। अच्छा, नहीं हम लोग ऐड कर रहे थे कि 18-19 का भी ऐड करके, तो 16,500 नहीं, सब करके मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास सारा डेटा 16,500 कुछ करोड़ है। परंतु उसमें चिंता की ये वजह है कि जैसे आपके पास 1,000 का बॉन्ड बनता है, 10,000 के हैं, 1 लाख के हैं, 10 लाख के, और एक 1 आज 95% मेरा एग्जैक्ट जो मेरे पास है 94.7% और 95% सिर्फ 1 करोड़ के बिके, तो कौन खरीद रहा है? बस सोचिए कि 100 का भी ले सकते हो, 1,000 का भी ले सकते हो, लेकिन 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, खरीद करके चंदा दिया गया, वो 1 करोड़। और 1,000 और 10,000 का, नॉट 100 का।
वो भी कैसे बने थे, वो इन्होंने छापे थे 2,65,000 दोनों के। वो भी पहले की बात है, हम फाइलों में से निकल के आया, एक जो रूलिंग पार्टी है उसके एक जनरल सेक्रेटरी ने लिखा अरुण जेटली को जब ये बनना था कि हमारे कार्यकर्ता पैसा देने के तो छोटे अमाउंट के बनवाए, तब उन्होंने 1,000 और 10,000 के बनाए थे। तो जो किया गया, तो आज की डेट में 2,65,000 दोनों छपे हैं, उसमें 100 में भी नहीं बिके 100 डेट, और 10 लाख को भी जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 6-5 सारे बिकने की वैल्यू को लो तो 5-6% है, 10-10 लाख वाले भी, और फिर उसमें से 25 करोड़ के करीब ऐसे हैं जो कैश नहीं हुए। सी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जितने बिके हैं और जितने एनकैश हुए हैं, उसके अगेंस्ट देखना ना पार्टी शेयर, तो वो 25 करोड़ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड चले। सर ये जैसे कुछ जो डेटा था डीएमके ने बताया है कि इनको कहाँ से कितना पैसा मिला, या थोड़ा जेडीयू ने बताया, थोड़ा टीएमसी ना आम आदमी पार्टी ने बताया है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर डीएमके को पता है, टीएमसी को पता है, या थोड़ा बहुत जेडीयू को पता है, तो बीजेपी को भी पता होगा, कांग्रेस को भी पता होगा। उन्होंने दिए, कई जगह उन्होंने पत्र दिए। परसों टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा था स्टोरी, कुछ कन्फ्यूजन है, कल निकला था ना, ये कंट्रोवर्सी है। वो देखो 2-3 तरीके, एक तो एसबीआई ने दिया है, इन्होंने शुरू में एक डोनर का लिस्ट डाल दी, एक वो डाल दी, अलग अलग डाले, डोनट की डाल दी, किसको मिला। पर ये दूसरे एक और था प्रोसीजर जो लोगों को शुरू में नहीं पता। जब मैं कह रहा हूँ ना, ये सील कवर में 2019 12 अप्रैल से कहा हुआ है, तो जब ये नवंबर अक्टूबर में जब हुई थी सुनवाई, तो चीफ जस्टिस मतलब बेंच ने कहा, मैं चीफ जस्टिस क्यों कहूँ, उन्होंने कहा हमने रोका थोड़ी था उसको, आप सील कवर में लिफाफे मंगाते जाइए, उसमें ये था पार्टी बताएगी किसने दिया कैसे नहीं दिया, तो उसमें कईयों के आगे कईयों का नहीं है, पर कानूनन उनको नहीं पता होना चाहिए था। अगर आप लेकिन पता तो है ना, नहीं तो जिन्होंने कर लिया तो कर लिया, पर मैं तो कब बैकडोर से पता चल जाता है क्योंकि अगर आपने एक सिंपल कागज़ दिया उस पर उस डोनर का नाम ही नहीं है, इसीलिए मैंने कई सारी, अगर आप देखेंगे मीडिया स्टोरी कराई थी 2 नवंबर जजमेंट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट को सीधा इससे एसबीआई से मांगना चाहिए, क्योंकि उसको लेने और देने वाले दोनों का उससे लिंक है। वैसे बत्रा साहब ने बता दूं आरटीआई लगा करके ये भी पूछा है एसबीआई से कि जो देश के सबसे महंगा वकील ही कहूँगा हरीश साल्वे, आप पता नहीं महंगे हैं कि नहीं। हाँ नहीं मुझे तो पता है, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हरीश साल्वे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में भी केसेस लड़ते हैं, उनको एसबीआई ने अपना केस लड़ने के लिए कितने रुपए दिए हैं फीस में। बस सच बात तो है, उस हेयरिंग में मैं अंदर था 11 तारीख को, हाँ मैं 10 को हम रात को पहुंचे थे विदेश से, और ज़्यादातर मैं वहीं से काम कर रहा था और वहीं से मीडिया मेरे साथ जुड़। हाँ, पर वो जब पहुंचे थे तो उसमें ये 2 चीज़ें हुई थी। लगता था हरीश साल्वे को कोई ब्रीफिंग ही नहीं था, जो मेरा विचार में वो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे, जो मतलब एक कॉमन साधारण पर्सन भी बता सकता था। मैं अंदर ही था कोर्ट के, क्योंकि अभी ये सवाल ये उठता है, अभी तक तो सरकारी वकील करते थे, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो भी बैठे हुए थे। अब क्या कारण था कि इनको किया, क्योंकि एसबीआई को तो गवर्नमेंट ने डिफेंड करना, तो गवर्नमेंट क्या सब जगह करते हैं वो लोग, परंतु हम उसमें भी सोचने की बात है कि अगर वो डिफेंड करेंगे तो ये लगेगा कि उन्होंने एसबीआई को रोका, इसलिए एक प्राइवेट लॉयर को लाया। हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन, हाँ कि मतलब तो इसलिए लाया गया कि कहीं सरकार को लगे कि ऐसे ये ना लगे कि हम एसबीआई को डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए एसबीआई ने हरीश साल्वे को खड़ा किया। ऐसे ही तो एसबीआई इंग्लैंड सारा कुछ तो खुद ही के सब फाइलों में, मेरे पास ऐसी फाइलें हैं जो मतलब मैं तो ये कहूँगा बड़ा अच्छा काम करते, सब सूचना देते हैं। 2019 तक लेते रहे, अखबारों में छपता रहा, वीक करता रहा, कोई करती रही स्टोरी, पर मैंने एक आरटीआई किया 2019 के जुलाई में। मैंने कहा मुझे जितनी फाइलें हैं ना आपके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ, मुझे नंबर नहीं पता, आप सारी चाहिए मुझे, उनके ले जाओ। मैं गया, मुझे याद है कि उनके जो एक पर्टिकुलर हैं अधिकारी जो सारी फाइलों में, उन्हीं का नाम है, वो बाई चांस आ गए सीपीओ, इनको ये भी तो प्रिंटिंग वाली क्यों नहीं दी अभी तक मतलब इतना पॉजिटिवनेस है, मैं ये बता रहा। अब वो पेजेस तो आ गए 2000 पेज से भी ज़्यादा ही होंगे, अब उसको पढ़ना कोई आसान नहीं था, उसमें मैं अब भी स्टोरी निकाला उन फाइलों से, तो वो फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में थे नितिन सेठी। तो मैंने सारे कागज़ उनको पहले तो दे दिए अपनी संस्था को, एड वगैरह को, वो ना भी आरटीआई करते थे, मैं नहीं कह रहा कि मेरा ही करते थे। उन्होंने पढ़ने में उस कागज़ों को पढ़ 3-4 महीने लग ही जाते हैं ना, तो 29 नवंबर की बात है, और जब वो करते भी थे, मैं यूएसए में था, हम टच में रहते थे जब ड्राफ्ट में बनता था। तो उसके बाद में उन्होंने, आपको याद होगा तब हब पोस्ट पे गया था, अब जो करेक्ट सेम स्टोरियाँ आ रही हैं, पर अब उसको अपडेट करके जाते हैं कर। तो आप सोचिए कि 77 साल के लोकेश बत्रा साहब के प्रयासों की वजह से आज इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी
गैर कानूनी स्कीम जिसके जरिए चंदा लिया जा रहा था, राजनीतिक दल चंदा लेकर के कॉर्पोरेट्स को क्या लाभ दे रहे थे। आप देखिए कितने लोगों पर, कितने कॉर्पोरेट्स पर हमें निकाला है, आपको बताया कि ईडी के केसेस हैं, आईटी के केसेस हैं, और केसेस होने के बाद वो चंदा दे रहे हैं, वो अरेस्ट होने के बाद चंदा दे रहे हैं। तो वो राज्य सरकारों को भी दे रहे हैं, केंद्र सरकार को भी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा ना, जब इन्होंने सारे कानून बदले, सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड का कानून, कंपनी लॉ बदला, जिसमें सिर्फ आप 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% दे सकते थे। अब आपको प्रॉफिट हाईली नहीं है, दे दो। और 2016 मतलब देखिए कुछ तो ऐसे निकल गया है कि प्रॉफिट 10 रुपए का है और चंदा 100 रुपए का ये दिया था हुआ है। ना, ये तो हमने कोर्ट में भी बात चल रही थी, मैं तो था नहीं वकील, बट मैं अटेंड करता था हर हेड। पर 2016 में इन्होंने FCRA एक्ट चेंज किया, फॉरेन एक्सचेंज, उसके हिसाब से था कि फॉरेन कंपनी सब्सिडी खोल सकते हैं, उनको अलाउ था चंदा देने का। अगर वो कंडीशन नहीं है उनके पास, तो उनको पैसा नहीं होगा भी तो दे देंगे, शेल कंपनी की तरह वो इनको देंगे, वहाँ से वापस आ जाएगा। चाइना के भी खोल सकते थे, कहीं के भी खोल सकते थे। मतलब ये हम कंजम्पशन कर रहे हैं ना, जब कंपनी को आपने अलाउ किया है, कंडीशन हटा दी है। quid pro quo की बात की RBO हमने तो शुरू से कहा, मेरी सारी RTI के हर साल जब आती थी, हर RTI के बाद मैं बाढ़ देता था, जैसे रेवड़ी की तरह से, कि सब लिखे, और मैं एक्सक्लूसिव देता नहीं था किसी को। हाँ मुझे पता मेरा इसलिए नहीं देना एक्सक्लूसिव कि मैं चाहता हूँ कि वो सूचना सबके पास पहुँचे। सबके पास बत्रा साहब ने बात की, सोचिए कि आरटीआई के कानून की वजह से आज ये निर्णय आ पाया, जिसकी जानकारी बत्रा साहब ने निकाली कि शुरू में 17 में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अरे आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। आरबीआई कह रहा है कि फर्जी कंपनियां बन जाएंगी, लेकिन फिर भी सरकार ने काम किया। और सोचिए आरटीआई नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। और उन्होंने भी किया होगा भाई, और आपने भी किया, इंडिया ने भी किया, उसमें ने किया होगा। पर मैं ये जानने की बात एक और है ना, जो अभी आप 12 अप्रैल 2019 की बात बहुत हो रही है कि वहाँ का डेटा वो क्यों हो रही है। तब गगोई साहब के पास था, चीफ जस्टिस गगोई, तो उन्होंने कहा तो बहुत गंभीर मामला है, तो इसमें समय लगेगा, तो आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन सील कवर में लेगा। उसमें भी एक मजाक हो गया था, जब तब मुझे पूरा पारदर्शिता था, इलेक्शन कमीशन अब कुछ नहीं देता, सब दे। उन्होंने एफिडेविट दी, उसके साथ उन्होंने 105 पार्टी के नाम। अच्छा अब 105 पार्टी, जब तो रजिस्टर ही नहीं थी 5, तो वो इनको दी हुई थी। फर्जी वाला नहीं तो बड़ी बात नहीं, मतलब उनकी कम्युनिकेशन नहीं थी, बड़े ढीले आप इलेक्शन कमीशन आपके आरटीआई से रिप्लाई दे देते? अब दे देता, अब नहीं देता। पिछले दिनों वही सवाल मैंने यही नहीं किया, उनको स्टैम्प पेपर में CIC ने कहा था, 2 पिछली बार कुछ डाउट था, इस बार मैंने कहा जैसे 19 नवंबर लास्ट डे था, मैंने वही RTI 21 में किया, और मैंने वो ज़्यादा सूचना दी जैसे उनसे मैंने कहा आपने ये दी थी, आपने 105 पार्टी के नाम लिखे थे, वो लिस्ट लगा दी। मैंने आपको कहा कि मेरे बैंक ने, स्टेट बैंक ने बोला भी आखिर में आज की डेट में 25 पार्टियाँ सिर्फ, मैं उससे ज़्यादा तो लिफाफे आएंगे नहीं। और मैंने ये भी लिखा 3 पेज में, मेरी बैकग्राउंड थी डोनर्स। मैंने कहा कि जब डोनर्स होंगे, वो क्योंकि स्कीम ऐसी है, कोई ज़रूरी नहीं कि लीगली उनको पता। पॉलिटिकल पार्टी कैन से वी डोंट नो। एंड आप ध्यान से देखिए उस पीरियड में कितने मीडिया ने लिखे ये मेरी बात, कि सीधा ही सुप्रीम कोर्ट को शुरू से स्टेट बैंक से मांगना चाहिए, तो उसके पास सब सूचना। ठीक, इलेक्शन कमीशन तो स्टील कवर को बंद किया, वो पूरे के पूरे अभी आए जो 11 को हुआ, हम सबके सामने सील तोड़ी गई और वो बॉक्सेस खोल देगा और 1-2 का सैंपल देगा। ये स्कैन भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, स्कैन भी, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्कैन किया। तो अब वो इसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि वो 105 लिफाफे कहाँ से आए, जब किसी देखिए चुनाव आयोग 2019 से जवाब दे रहा है, लेकिन अब वही बातें 2024 में सर पूछ रहे तो नहीं बता रहा है। आरटीआई जितना कमजोर की गई है, मेरी कई आरटीआई है, कोई आरटीआई, बहुत सारी आरटीआई इनका रिप्लाई नहीं आता है। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आरटीआई कितना कमजोर होगा। सोचिए सबसे काली स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, चुनावी चंदे की, वो आरटीआई से बाहर थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी किया है। सर थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, बाहर थी सर्टेन काम के लिए, बल्कि वो फाइलों में ये भी लिखा है कि स्टेट बैंक ने सरकार को लिखा कि मेरे से लोग सूचना मांगे तो हम ये दे देते हैं, वेबसाइट में डाल देंगे, और सरकार का गोलमोल जवाब था। ये सब मेरी वो हज़ारों पेजों की फाइल में, अभी भी आप जो पिछले दिन में ट्वीट कर रहा हूँ उन्हीं फाइलों से निकाल के करता है। जैसे अब वो आया था कि उस नंबर होता है सीक्रेट नंबर, तो जब ये बात चल रही थी तो मैंने वो फाइल में एक ट्वीट किया, वो कागज़ निकाला, क्विंटन ने किया था इसका एक्सपोज जो, बट वो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने लिखा कि ऐसी बात है, ठीक है कि नहीं। तो उस पत्र के कागज़ को करके मैंने एक ट्वीट किया, और उसके बाद में उन्होंने एक और ट्वीट उससे पहले किया था कि उन्होंने एक PIB रिलीज इश्यू की थी। कारण क्या था, पहले तो बताया नहीं था, वो भी मैंने अलग से की थी। तो उससे क्या था कि
क्विन ने जितने की थी उनकी डेटों का भी पता चल जाएगा कि अगर इस तारीख को उन्होंने पीआईबी की तो जो कुछ होगा उससे पहले हुआ होगा। डेट जिसने भी इसको एक्सपोज किया होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इससे दोनों मेरी आरटीआई जो है आप मेरे हैंडल पे जाके देखेंगे, हाँ मुझे पता है। तो उसमें ये सारा डाला हुआ मैंने। ठीक है। और आज का डेटा जो आया है वो सारा बता रहा है कि कितने बिके कितने नहीं है, तो उससे बाहर जा नहीं सकते। अब इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा मेरे से दोनों, एक कलकत्ता से और एक और बात करे, सर ये पेपर में क्या दे थिंक डाटा मेरे पास है, उनके पास एक 2 चिट्ठियाँ आई है मेरे पास है। एक तो है बीजेपी की, उस नाम से है, उसमें वो सिर्फ लखनऊ बेंच का कर रहे थे क्योंकि वो यूपी के हैं। अब उसके हिसाब से और मेरी आरटीआई को मिला रहे थे कि इस ब्रांच से कितने बिके और कितने कैश हुए। और एक समाजवादी पार्टी की चिट्ठी नाम से थी, तो उसमें वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा फिर चिट्ठी दिखाओ, उन्होंने मैं चिट्ठी दिखाई, मेरे पास है। उसके हिसाब से जब उन्होंने टेबल बनाई हुई थी, ये सारी वो सील कवर वाली है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ से लिए, पर मैंने कहा एक कॉलम ये तो नहीं दिया कि कैश कहाँ से किया। आप हम प्रज्यूम कर रहे हैं। कल वो थी ना टाइम्स ऑफ इंडिया में कंट्रोवर्सी ऑफ दिस, यही हो रहा था, काफ़ी मेरे से डिस्कशन हुई पहले। बेसिकली अगर एसबीआई सीरियल नंबर देगा, प्रॉपर सीरियल नंबर देगा, तो पता चल सकता है कि मैं कह नहीं सकता अभी नहीं देगा। आपको लगता अभी है देखिए सीरियल नंबर का ये है कि अगर वो बॉन्ड के अंदर था एम्बेडेड, जो रे से दिखता था, अगर उसके अगेंस्ट कोई सीरियल नंबर बना होगा तब तो ठीक है। बॉन्ड थोड़ी दे रहे हैं आपको, वो सीक्रेट नंबर तो बॉन्ड के अंदर तो अभी भी हम तो लोग मेरे को समझ नहीं है वो कि उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई सीरियल नंबर में मिला था। सीरियल नंबर है तो दोनों पार्टी का वो आएगा। पर जो भी है, ये शुरू से ही इलेक्शन कमीशन की जगह हमें उसको करना चाहिए था, स्टेट बैंक को। सोचिए बत्रा साहब ने 77 साल की उम्र में कितना बड़ा योगदान दिया, और सब मान रहे हैं इस बात को, चाहे वो ईडीआर इंडिया के जगदीप चोकर हो, अंजलि हो, पूनम हो, सब लोग मान रहे हैं कि लोकेश जी ने 77 साल की उम्र में इतनी आरटीआईज लगाई, 2018-17 से लगा रहे हैं, और कितने जवाब की भी चुनाव आयोग शुरू में कह रहा था। अब तो जजमेंट के बाद भी 6 लगा दी, जजमेंट के बाद 6 लगा दिए। बहुत हम लोग बहुत जैसे अभी आ रही है सूचना आ रही है क्या है। एक और भी मैंने पूछा उनसे, एक आरटीआई है कि कितनी पार्टी रजिस्टर थी 31 मार्च 2018, कितनी थी अप्रैल में, और 12 अप्रैल जो डेट है उस दिन कितनी पार्टी रजिस्टर थी। फिर दूसरी आरटीआई की इसके आगे की डेट है। तो इससे भी निकल के आएगा कि पार्टी अगर 8-10 ही थी तो प्रॉब्लम क्या थी, उतने ही लिफाफे होने चाहिए। तो ये फर्स्ट एपिसोड है लोकेश सर के साथ, सेकेंड एपिसोड भी करेंगे, हमारे बने रहिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको लोकेश सर के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको देते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मौका दिया आपने। मैं अगली चैनल थैंक यू।